हम 2 ही साल में छत्तीसगढ़ की भूमि से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे। दोस्तों, इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का ये स्टेटमेंट बस्तर में 29 नक्सल्स के एनकाउंटर के बाद आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया से वो नक्सलिज्म जड़ से खत्म कर देंगे, जो कि बेहद ही जरूरी भी है, क्योंकि आज देश में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में नक्सलवाद अपने पैर पसार चुका है और नक्सलवाद आज इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और साथ ही आज नक्सलवाद का एपिसेंटर बनकर उभर रहा है छत्तीसगढ़, जहां पिछले 10 सालों में 3722 नक्सली हमले हुए हैं और देश ने इन 3722 नक्सली हमलों में अपने 489 जवान भी गंवाए हैं। लेकिन दोस्तों, अब और नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ने आगाज कर दिया है कि वो नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम नक्सलवाद की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नक्सलिज्म है क्या, हमारे देश में नक्सलवाद शुरू कैसे हुआ, इनकी डिमांड्स क्या है और आखिर ये छत्तीसगढ़ में इतना एक्टिव क्यों है। दोस्तों, इसके अलावा हम शुरुआती दौर में नक्सलवाद को फंड करने वाले चाइना कनेक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया इस पूरे नक्सलवाद की समस्या से कैसे निपट सकता है। हिस्ट्री ऑफ नक्सलिज्म। दोस्तों, नक्सलिज्म आज पीक पर पहुंच चुका है और उससे देश को एक बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट भी महसूस हो रहा है। लेकिन वर्तमान में इसकी परिस्थितियों पर आने से पहले हमें इसके इतिहास को समझना जरूरी है कि कैसे भारत में नक्सलवाद ने अपने पैर पसारे। और दोस्तों, अब आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत आजादी के बाद के उस दौर में हुई जब देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। दोस्तों, उस समय तक अंग्रेज तो देश छोड़कर चले गए थे, लेकिन वे जाते जाते इस सोने की चिड़िया के सारे सुनहरे पंख भी काट ले गए थे। अब दोस्तों, देश में जो विकास की लहर चली तो उससे शहरों और नॉर्थ इंडिया के रीजन्स को जितना फायदा हुआ, उतना देश के छोटे छोटे गांव और खासकर ट्राइबल एरियाज को नहीं। दोस्तों, उनके लिए आजादी मिलना और ना मिलना बराबर हो चुका था और वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के ट्राइबल बेल्ट्स में रिसोर्सेज की कमी और लाल फीताशाही में फंसी सिस्टम में बड़े पैमानों पर लोगों का शोषण और अधिकारों का हनन होने लगा। और दोस्तों, इसके सबसे बड़े विक्टिम थे वेस्ट बंगाल के गरीब किसान, जो जमींदारों से हो रहे शोषण को अब झेल नहीं पा रहे थे और ना ही उन्हें सरकार से कोई मदद मिल रही थी। और साथ ही एक तरफ इन जमींदारों ने उनकी जमीन छोड़कर इन्हें बंधुआ मजदूर बनाना भी अब शुरू कर दिया था। और दोस्तों, इसका रिजल्ट हुआ कि आगे चलकर वेस्ट बंगाल के लोगों की सरकार और लोकतंत्र से नाराजगी ने विद्रोह का रूप ले लिया और हिंसा शुरू हो गई। सिस्टम के खिलाफ अपने अधिकारों की लड़ाई में लोगों ने हिंसा का रास्ता चुना और उनकी इसी हिंसा ने नक्सलवाद का रूप अख्तियार कर लिया। दोस्तों, इसकी शुरुआत वेस्ट बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में एक सशस्त्र आंदोलन को नक्सलबाड़ी से शुरू किया और इस जगह के नाम के चलते ही मूवमेंट का नाम नक्सलवाद हो गया। इसके अलावा दोस्तों, इसे माओवाद के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उस वक्त चीन के माओ जेडोंग दुनिया भर के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक थे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा रखते थे। कानू सान्याल माओ से काफी प्रभावित थे और भारत में नक्सलवाद के असली जनक कानू ही माने जाते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, उस समय के नक्सलवादी माओ जेडोंग और उनकी कम्युनिस्ट विचारधारा से इतने प्रभावित थे कि वे अपनी शर्ट की ऊपर वाली पॉकेट में माओ जेडोंग की फोटो तक रखा करते थे। दोस्तों, अब चलिए कानू के बारे में थोड़ा जानते हैं। कानू का जन्म दार्जिलिंग में हुआ था और उनके बागी बनने की कहानी पश्चिम बंगाल के सीएम विधान चंद्र राय को काला झंडा दिखाने से शुरू हुई थी और इस इल्जाम में वे जेल में थे। कानू और चारू मजूमदार वही जेल में ही मिले थे और जब वे बाहर आए तो उन्होंने सरकार और डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ आर्म्ड रिवॉल्ट का रास्ता चुना। कानू ने 1967 में नक्सलबाड़ी में आर्म मूवमेंट की अगुवाई की और उनका मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकार की पॉलिसीज और पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम जिम्मेदार है। ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी मजदूरों और किसानों की हक की बात करता था और उससे बंगाल के गरीब किसानों और मजदूरों को काफी भरोसा मिला। दोस्तों, इस नक्सल मूवमेंट का असर ये हुआ कि 1969 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने बंगाल के इलेक्शन में कांग्रेस से ज्यादा सीटें हासिल की, लेकिन आगे चलकर इससे बंगाल को बड़ा नुकसान भी हुआ। थोड़े समय बाद कानू और चारू के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बढ़ गए और दोनों ने अपनी अलग राहें अलग पार्टीज के साथ बना ली। अब तक फिर भी नक्सलवाद अपनी राह से नहीं भटका था, लेकिन 1972 में चारू मजूमदार की मृत्यु के बाद ये मूवमेंट अपनी राह से भटकने लगा। दोस्तों, कानू सान्याल ने 23 मार्च 2010 को फांसी लगा ली और फिर ये वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ मूवमेंट ठंडे बस्ते में चला गया। डिप्राइव्ड, ऑप्रेस्ड और एक्सप्लॉइटेड लोगों के अधिकार की लड़ाई के लिए शुरू हुए इस मूवमेंट में ना तो लोगों के हाथ कुछ आया और ना ही नक्सलवादियों के।
लेकिन दोस्तों दशकों बाद भी इस आंदोलन ने वापस झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में डोमिनेंस कायम करना शुरू किया और यहाँ रहने वाली ट्राइब्स को लगा कि शायद इस तरह से वो अपने एरियाज तक विकास ला पाए। लेकिन दोस्तों इस हिंसक आंदोलन ने इन इलाकों को खून खराबे के अलावा और कुछ नहीं दिया और पहले तो नक्सलवाद का एक ही मकसद था, पिछड़े रीजन्स तक विकास लाना, सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचना और विकास मांगना। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें से कुछ संगठनों का मकसद बदलने लगा और कुछ राजनेता के साथ साथ कुछ बड़े आपराधिक नाम इन्हें अपने इस्तेमाल का हथियार बनाने लगे। उनकी विचारधारा उग्रवादी होती गई, जिसके बाद आर्मी को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा और चीजें बिगड़ती गई। दोस्तों यहाँ बता दें कि 1960 के दशक में शुरू हुआ ये मूवमेंट साल 2005 से साल 2011 तक अपने पीक पर था और यहाँ वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसने जम्मू कश्मीर को भी पीछे छोड़ दिया था और साल 2015 आते आते देश के लगभग 200 जिलों में इसने अपने पैर पसार लिए थे। पिछले एक दशक की कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा चुका है कि गिरफ्तार हुए नक्सली बता चुके हैं कि नक्सलवाद अब अपने मकसद से भटककर एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन रह गया है, जिसका मेन फोकस आज की डेट में एक्सटॉर्शन मात्र ही रह गया है और आज इस एक्सटॉर्शन का एपिसेंटर बनकर उभर रहा है छत्तीसगढ़। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नक्सलवाद जो एक समय पर वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के ट्राइबल रीजन्स में राइज किया था, वो आज की डेट में सिर्फ छत्तीसगढ़ में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। आइए अब इसे ही जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसका सपना हर साल करोड़ों लोग देखते हैं, लाखों लोग फॉर्म फिल करते हैं और कुछ हजार बच्चे ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। आपने भी कभी ना कभी ये सपना जरूर देखा होगा, लेकिन कभी कभी हमारी आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक सिचुएशन हमें यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सपोर्ट नहीं करती है। मैं मानता हूं कि आज 7,000 से 15,000 रुपए के कोर्सेज भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जब बात आती है सिलेक्शन की तो आप अपना टाइम और अटेम्प्ट कहीं भी वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे में लो कॉस्ट कोर्सेज आज भी मार्केट में अवेलेबल तो है, लेकिन लो क्वालिटी की वजह से कभी भी यूपीएससी की तैयारी डेमोक्रेटाइज नहीं हो पाई है। लेकिन दोस्तों अभी सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि अनअकैडमी जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसके ऑनलाइन पेड प्रोग्राम से पढ़कर यूपीएससी में 70+ एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, वो अब आपको 15 मंथ्स यूपीएससी सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है मात्र 24,999 रुपए में। दोस्तों सिर्फ दिन के 54 रुपीज में आपको मिल जाता है अनअकैडमी प्लस का एक्सेस विद इंडियाज हाईएस्ट क्वालिटी यूपीएससी एजुकेटर्स, जैसे कि मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर, सरमद मेहराज सर और मधुकर कोटावे सर। और दोस्तों आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश बैचेस के लिए सेपरेटली 24,999 रुपीज नहीं पे करने हैं, बल्कि एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारी लैंग्वेजेस के बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। और इसीलिए अब हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के लर्नर्स अपने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनने के ड्रीम को पूरा कर पाएंगे और तैयारी कर पाएंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, ये ऑफर केवल लिमिटेड टाइम तक ही वैलिड है, तो अभी अनअकैडमी के यूपीएससी सब्सक्रिप्शन को लेना ना भूलें। इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी जाइए और क्लिक करिए उस पर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। नक्सलिज्म इन छत्तीसगढ़। दोस्तों आज अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ इस नक्सलवाद में सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आता है, जहां लगातार नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चलती रहती है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म के बढ़ने का सबसे मेजर कारण है फॉरेस्ट मिसमैनेजमेंट, जिसके तहत 1990 के ग्लोबलाइजेशन के बाद देश की सरकार द्वारा ही फॉरेस्ट रिसोर्सेज का दोहन करना शुरू हो गया था और अंधाधुंध जंगलों की कटाई होनी शुरू हो गई थी। लेकिन दोस्तों ये जंगल आदिवासी लोगों के लिए भगवान और उनके जीवन जीने का अकेला साधन थे और इनकी कटाई ने उनके मन में सरकार के खिलाफ नफरत भरी और उन्होंने इससे निपटने के लिए हिंसा का सहारा लिया। जंगलों के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने आदिवासियों का विस्थापन किया, जिसने इस आग में घी डालने का काम किया और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े। दोस्तों जब आप छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के इतिहास में पीछे जाते हैं तो आप देखते हैं कि इन ग्रुप्स में शामिल होने वाले लोग गरीब और डिप्राइव्ड थे, जिसमें मछुआरे, छोटे किसान और दिहाड़ी मजदूर जैसे लोग शामिल थे। वे लोग वही लोग थे जिन तक सरकार अपनी पॉलिसीज पहुंचाने में फेल हो गई थी और इसके अलावा लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ने नक्सलवाद के फैलने में बड़ी भूमिका निभाई। रूरल एरियाज में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और अनएम्प्लॉयमेंट ने यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन को कई साल पीछे ढकेल दिया और इसी की वजह से आइसोलेटेड विलेजेस में रहने वाले लोगों के बीच एंटी गवर्नमेंट माइंडसेट बनना शुरू हो गया और इसके साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म्स का पुअर इम्प्लीमेंटेशन और घने जंगलों की वजह से यहाँ के एरियाज तक लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी भी इसके पीछे के बड़े कारण थे। और दोस्तों इन सारी सिचुएशन में नक्सलियों के लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ
अनएम्प्लॉयड यूथ जिन्हें आसानी से अपनी ग्रुप में शामिल किया जा सकता था और जिनके दिमाग में रेडिकल आइडियोलॉजीज भरकर आज भी कई ग्रुप्स अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। यहाँ आपको ये बता दें दोस्तों, आज सुरक्षा बलों से भिड़ने के लिए इन नक्सलियों के पास मॉडर्न वेपन्स हैं, जिस वजह से हर साल देश को अपने जवान गंवाने पड़ते हैं। और अब आप जरूर ये सोच भी रहे होंगे कि इनके पास इतने मॉडर्न वेपन्स पहुंचते कैसे हैं, क्योंकि नक्सलवाद तो वही है जहां गरीबी, भुखमरी और अंडर डेवलपमेंट है। तो दोस्तों आखिर इनके पास ये न्यू एज वेपन्स जिनकी कीमत लाखों में है आ कहां से रहे हैं? नक्सलियों के पास आखिर इतने फंड आते कहां से हैं? तो दोस्तों इनका जवाब आपको 2012 की आईबी रिपोर्ट में मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि चाइनीज इंटेलिजेंस यूनिट्स इंडिया के खिलाफ माओइस्ट ग्रुप्स को ट्रेनिंग, आर्मिंग और फंडिंग प्रोवाइड कर रही है ताकि देश में अशांति और हिंसा फैलाई जा सके और इंडिया को कमजोर किया जा सके। दोस्तों इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन इंडिया पर हमला करने के लिए जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट रीजन से माओइस्ट और मिलिटेंट ग्रुप्स भी इकट्ठा कर रहा था। इसके अलावा दोस्तों नक्सलिज्म की फंडिंग के दूसरे सोर्सेज में इंडस्ट्री से जबरन वसूली भी एक बड़ा सोर्स है। और आपको यहाँ बता दें कि बिहार और झारखंड में पिछले एक दशक के दौरान माओवादी संगठन के लोगों की गिरफ्तारियों के बाद ये बार बार दोहराया गया है, माओवाद अफेक्टेड एरियाज में जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज हैं उनसे जबरन वसूली माओवादी संगठनों का बड़ा फंडिंग सोर्स रहा है और कॉर्पोरेट से भी ज्यादा मेजर इंडस्ट्री माइनिंग रही है। नक्सल अफेक्टेड एरियाज में कारोबार नक्सलियों को टैक्स दिए बगैर नहीं चल सकते। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ इलीगल माइनिंग में भी नक्सलियों की बड़ी दखल अंदाजी रही है। और मार्च 2010 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस ने बताया था कि देश भर में 1,60,000 और 40 अवैध माइंस है, जिनमें सबसे बड़ी संख्या छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के नक्सल अफेक्टेड एरियाज में है। और दोस्तों इससे समझा जा सकता है कि नक्सलियों की जबरदस्त फंडिंग का आखिर राज क्या है। इतना ही नहीं दोस्तों, सीमा से लगे राज्यों में मौजूद गैंगस्टर्स और चुनाव के वक्त नेता भी अपने काम को अंजाम देने के लिए इन्हें अच्छी खासी कीमत देते हैं ताकि इनका काम भी हो जाए। और अगर बाद में कोई बात आए कि ये सब किसने किया तो नाम आए नक्सलियों का। अब दोस्तों वो इस फंडिंग का इस्तेमाल हथियारों की खरीदारी और अपने कथित आंदोलन को बढ़ाने में करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2013 से 2022 के टाइम स्पैन में अकेले छत्तीसगढ़ में ही 3,447 नक्सली हमले हो चुके हैं। इन हमलों में देश के 418 जवान भी शहीद हुए हैं और वहीं सिक्योरिटी फोर्सेज ने 664 नक्सलियों का एनकाउंटर भी किया है। लेकिन दोस्तों नक्सलवाद बाहर से जितनी बड़ी समस्या नजर आती है, इसकी जड़ें भी उतनी ही गहराई तक है। दोस्तों जिस नक्सलवाद की शुरुआत अधिकारों को दिलवाने और विकास लाने के नाम पर किया गया था, आज उसी नक्सलवाद की वजह से इन इलाकों तक बेसिक सुविधाएं पहुंचना दूभर हो गया है। और आज देश को एक बड़ा अमाउंट इन नक्सल प्रभावित इलाकों में खर्च करना पड़ता है। और साल 2018-2019 में केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए करीब 970 करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी कि दोस्तों इससे देश की इकोनॉमी के ऊपर एक अलग भार पड़ता है। और ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर सरकार ग्राउंड में नक्सलिज्म खत्म करने के लिए आखिर क्या कर रही है। केंद्र सरकार लगातार नक्सलिज्म को खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है, जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में होम मिनिस्टर अमित शाह के बयान में आपने देखा और सुना। और आइए अब केंद्र सरकार के उन प्लान्स और पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं जो नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए इम्प्लीमेंट की गई है। हाउ इंडियन गवर्नमेंट इज काउंटरिंग नक्सलिज्म। दोस्तों साल 2019 के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को रोकने के लिए करीब 250 कैंप सेटअप किए गए हैं और सिर्फ 3 महीने के अंदर ही 80 नक्सलाइट्स मारे भी गए हैं। दोस्तों इसके अलावा 125 से ज्यादा अरेस्ट और 150 से ज्यादा नक्सलाइट्स ने सरेंडर भी किया है। और ये आंकड़े वर्तमान सरकार की नक्सलवाद से निपटने की सफलता दिखाती है, लेकिन ये लड़ाई काफी पहले से ही शुरू है। दोस्तों पिछली केंद्र सरकार ने भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति, काउंटर इंसर्जेंसी या कॉइन की नींव रखी थी और वर्तमान एनडीए सरकार ने कॉइन स्ट्रैटेजी की स्पीड और इन्फ्लुएंस को तेज कर दिया है। और कॉइन की ये स्ट्रैटेजीज पॉपुलेशन सेंट्रिक और एनिमी सेंट्रिक अप्रोचेस वाली होती हैं, जिसमें लोकल लोगों से सामंजस्य बनाकर काम करने पर विश्वास रखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, पैरामिलिट्री, इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करके कॉइन के एफर्ट्स को सपोर्ट किया है। और साल 2006 में पहली बार सरकार ने माओइस्ट एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने के लिए सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट जारी किया था। दोस्तों अब सरकार ये समझ चुकी है कि स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव पुलिसिंग की कमी की वजह से नक्सल ग्रुप्स स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और मिड 2000s में इसे टैकल करने के लिए सरकार ने पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम इंप्लीमेंट की थी। और इसके अलावा पुलिस फोर्सेस की अपग्रेडेशन, वेपनरी
कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी केंद्र सरकार ने खासा काम किया है। हाल ही में दोस्तों इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं, जो हेडलाइंस में आपको जरूर पढ़ने को मिल जाते होंगे। इसके अलावा दोस्तों साल दर साल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को इनहैंस करने पर भी सरकार ने काम किया है, जिससे नक्सल्स के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके और रेड कॉरिडोर वाले राज्यों में सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को असिस्ट करने के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस तक डिप्लॉय की जा रही हैं। दोस्तों साल 2019 में लॉन्च किए गए ऑपरेशन ग्रीन हंट में, जिसका ऑफिशियल नाम ऑल आउट ऑफेंसिव बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड स्टेट फोर्सेस है, साल 2009 में भारत सरकार ने डिसाइड किया था कि देश के नक्सल प्रभावित इलाकों में 80,000 सेंट्रल पैरामिलिट्री पर्सनल्स को डिप्लॉय किया जाएगा। और दोस्तों इस फैसले को स्ट्रेंथ मिली इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट ऑफ 10 आर्म्ड हेलीकॉप्टर से। इसके बाद दोस्तों 3 जनवरी साल 2013 में भारत सरकार ने बस्तर, उड़ीसा और झारखंड के कुछ हिस्सों में 10,000 से ज्यादा सेंट्रल पैरामिलिट्री पर्सन डिप्लॉय किए, जिससे यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। और इसके बाद मई 2013 में करीब सीआरपीएफ के 84,000 जवानों को रेड कॉरिडोर में तैनात किया गया। और इस पूरी ऑपरेशन की मदद से आज तक 2,266 नक्सल मारे गए और 9,714 नक्सल्स ने सरेंडर किया और साथ ही 10,181 नक्सल्स अरेस्ट भी किए गए। लेकिन दोस्तों इन सब में सबसे मेजर रोल निभाया 2017 में लॉन्च किए गए समाधान मिशन ने। और दोस्तों समाधान का हर लेटर एक एक्शन के लिए है। S फॉर स्मार्ट लीडरशिप, A फॉर अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, M फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, A फॉर एक्शन इंटेलिजेंस, D फॉर डैशबोर्ड बेस्ड KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड KRAs यानी की रिजल्ट एरियाज, एंड H फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एंड A फॉर एक्शन प्लान्स फॉर ईच अदर, एंड N फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। दोस्तों समाधान का एम है कि इसकी मदद से सरकार के एंटी नक्सल इनिशिएटिव्स को एनहांस किया जा सके और इन सभी प्रोग्राम्स की मदद से केंद्र सरकार राज्य सरकारों की मदद से नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के अभियान में जुटी हुई है। कंक्लूजन साफ है दोस्तों कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री अगर इंटरनल मैटर्स में ही फंसी रह जाएगी तो बाकी देश भी इसमें अपना हाथ साफ करने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों ऐसे में भारत सरकार के लिए ये जरूरी है कि जल्द से जल्द वे नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन करके इस समस्या से मुक्ति दिलाएं। और दोस्तों इसमें एजुकेशन एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा आदिवासियों को नक्सलियों की तरह ट्रीट करने की बजाय अगर उनके सामंजस्य बनाकर काम किया जाए तो जंगल में होने वाले मिलिट्री ऑपरेशंस में मासूम लोगों की जानें कम जाएंगी और फोर्सेस को सही और सटीक जानकारी भी मिलेगी। और दोस्तों अगर नक्सलवाद से देश को छुटकारा पाना है तो केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। और दोस्तों ये था एंड इस वीडियो का। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड अफेयर्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।